नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब का शुक्रवार आखिरी दिन था कार्यकाल का। शनिवार और रविवार छुट्टी है, रविवार को रिटायर्ड हो जाएंगे, सोमवार को देश को नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे। एक रेगुलर प्रोसेस है, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब के पूरे जो विदाई समारोह हुआ, उसमें उनका जो भाषण हुआ, उनके भाषण में कई बार वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए दिखाई दिए। तो ये बात भी समझ में आ गई कि गणेश चतुर्थी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उनके यहाँ गए और ये व्यक्तिगत और पर्सनल विजिट थी, जिसे सार्वजनिक किया गया और चंद्रचूड़ साहब ने उसको जस्टिफाई किया, वो उनके विचार हो सकते हैं। लेकिन न्यायविदुओं ने, कई समालोचकों ने, समीक्षकों ने उसका कड़ा विरोध किया। लेकिन ये बात समझ में आ गई जो मोटे-मोटे तौर पे उनके भाषण सुनने के बाद जो मैं समझ पाया वो ये था कि मोदी जी उनके यहाँ गए, मोदी जी ने आरती की और मोदी जी ने कुछ वार्तालाप किया होगा। तो उनके ऊपर मुझे मोदी जी का ज़्यादा प्रभाव दिखाई दिया। क्योंकि भाषण में कई जगह वो अपने मन की बात कर रहे थे जैसे मोदी जी करते हैं और अपने मन की बात करते समय उन पर मोदी कितने हावी थे, ये भी दिखाई देता है। उनने अपने विदाई समारोह में जैसा कि होता है सभी को धन्यवाद किया, उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया, अपने पिता के अनुशासन की बात की, उन्होंने कहा कि पिता ने हमको बहुत अनुशासित रखा था। ये बात अलग है कि मैं अपने बच्चों पे वो अनुशासन थोप नहीं पाया। उन्होंने एक पिता की बात भी की कि पिता ने एक रिटायरमेंट के बाद एक छोटा-सा फ्लैट पूना में लेके रखा था और उन्होंने कहा था कि ये फ्लैट कभी बेचना मत। वो इसलिए कि जब तुम रिटायर्ड हो जाओगे और तुम ईमानदारी से रिटायर्ड हो जाओगे और यदि तुम्हें लगा कि तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें नाम दिया, सब कुछ दिया, जनता का भला किया, लेकिन तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है या रहने के लिए जगह नहीं है, तो ये सिंगल बेडरूम का फ्लैट हमेशा तुम्हें वो हिम्मत देगा कि नहीं, एक जगह पुणे में आपकी अपनी है, जो मुझे वहाँ सर छुपाने के लिए जगह दे सकती है। अब उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कुछ उर्दू के शेर भी कहा और अ, एक तरफ मैं जानता हूँ कि वो मराठी हैं, महाराष्ट्रियन हैं और मराठी अच्छे बोल लेते हैं और मराठी में भी एक कहावत है कि निंदकाचे घर असे शेजारी। यदि आपको अच्छा बेहतरीन इंसान बनना है, तो आपके आलोचक यदि आपके पड़ोसी हैं, तो इससे ज़्यादा ज़िंदगी में सुखद चीज़ हो नहीं सकती। क्योंकि हर इंसान गलती करता है और इंसान की गलतियाँ यदि उसको कोई दिखाता है, तो उसको उसका धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने का एक दंभ था या गुमान था। उन्होंने अपने आलोचकों को इनका मज़ाक उड़ाते हुए ये कहा कि मैं अब रिटायर्ड हो गया हूँ। ट्रोलर आयोजकों को वो ट्रोलर कहते हैं, आलोचकों को, कि अब वो मेरे ट्रोलर बेरोज़गार हो जाएँगे। मानो ऐसा कि उनका काम ही ये था कि चंद्रचूड़ जी ने कोई भी अ, निर्णय दिया, उसकी आलोचना करना। चंद्रचूड़ जी के जीवन में ऐसे कम समय है, ये मैं भी मानता हूँ कि जिसमें उसकी उनकी आलोचना हुई। उन्होंने जब एक बात कही कि मैं भगवान के सामने, खासकर रामलला के मंदिर की जब बात आती है और उसका निर्णय बहुत जटिल निर्णय था, तो मैं भगवान के सामने बैठा और भगवान के ऊपर मैंने छोड़ा और भगवान के आदेश के अनुसार मैंने अ, ये निर्णय दिया। हमारे यहाँ संविधान है, हमारा देश संविधान से चलता है। हमारे न्यायपालिका संविधान को सर्वोपरि रखती है, वो संविधान की कस्टोडियन है।
आस्था ये आपकी व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन आस्था को जब आप अपने प्रोफ़ेशन के साथ अ, जोड़ते हैं, तो फिर कहीं न कहीं वो आस्था प्रोफ़ेशन पे हावी होती है। तो फिर क्या कभी आप न्याय देने में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर सकते? ऐसी कई चीज़ें हैं जो कई लोग मानते हैं कि आपने ये कहा भी है, तो ये ज़रूरी नहीं था कि यदि आपने ये बात कही, आपने कई बार ऐसी भी बात होती है कि किसी न्यायाधीश के सामने ऐसा जटिल सवाल आता है कि वो कन्फ्यूज़्ड हो जाता है। तो अपने परिवार से भी बात करता है, अपने मित्रों से बात करता है, कुछ अच्छे वकीलों से भी बात करता है पर्सनल लेवल पे और फिर पुरानी चीज़ें देख के, सब कुछ करके, फिर जाके वो एक निर्णय पे आता है। लेकिन वो व्यक्तिगत निजी उनकी रा ये म ब एक्सरसाइज़ होती है, तो उसे वो अपने निर्णय में या बाद में नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी ने नहीं कहा था कि रामलला का निर्णय कैसा दिया। रामलला का निर्णय कानून के तहत दिया, संविधान के में जो कानून है, उनके तहत दिया गया, ऐसा पूरा देश मानता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे भगवान का दिया हुआ निर्णय था। तो क्या यदि कोई मुस्लिम जज होता और वो यही कहता कि मुझे अल्लाह ने कहा कि मत दे तो मैंने नहीं दिया, ये भगवान के आदेशों का पालन ऐसे नहीं होते। ये अंधश्रद्धा में भी आता है, आपकी आस्था अलग है और भगवान ने आपके मन में कुछ कहा और आपने बता दिया, वो अलग है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। फिर उन्होंने बशीर बद्र का एक शेर उन्होंने कहा कि मखलिफ़त से मेरी शख्सियत सँवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मफली यहाँ पे जो मखलीफ़त जो शब्द है, ये मतलब मेरा विरोध करने वाले को, आलोचना को वो विरोध कहते हैं। देखिए, कोई इंसान भगवान नहीं होता, हर आदमी गलती करता है। मैं भी गलती करता हूँ हो सकता हूँ। हमारे भी कई आलोचक होते हैं। हमारे हमारे इस प्रोग्राम में भी हो सकता है नीचे कमेंट में कई लोग ऐसे भी कमेंट डालें। तो हम जो बढ़ाई करने वाले कमेंट होते हैं, उनसे ज़्यादा हम उस आलोचनात्मक कमेंट को सुनते हैं। क्योंकि वो मेरा दर्शक है, यदि उसको लगा मैं गलत हूँ, तो क्यों गलत हूँ? उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये मैं जानने का प्रयास करता हूँ। मैं उन्हें दुश्मन नहीं समझता। तो अ, ये जो उन्होंने कहा कि मखलिफ़त से मेरी शख्सियत सँवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं दुश्मनों को बड़ी तवज्जो देता हूँ क्योंकि उनके उसमें लेकिन फिर आप यदि उनको दुश्मन मानते हैं, तो फिर ये बात कैसी? सवाल दुश्मनी का नहीं, सवाल दोस्ती का है। सवाल मैंने पहले कहा कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, जो आपका आलोचक है, उसका जो आपके निर्णय का विरोध करता है, आपकी गलतियाँ निकालता है, वो यदि आपका पड़ोसी है, तो दुश्मन कैसा हो गया? तो आपने आलोचकों को दुश्मन कह के खुद को ही ये कर दिया और उन्होंने स्वीकार किया है कि उनको बड़ी मात्रा में ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बनाने में मैंने जोर दिया था और कहा था कि सुधारों में प्रतिबद्धता, पारदर्शिता पारदर्शिता थी। उन्होंने कहा कि धूप अच्छा कीटाणुनाशक है और वही पारदर्शिता को ये कहते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि जब उम, मैं खुद आखिरी उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बारे में कहा कि संजीव खन्ना बहुत अच्छे व्यक्ति है और उनसे भी बहुत अच्छी अपेक्षा मैं कर सकता हूँ। अ, कई बातें हुई लेकिन जो ख़ासकर उन्होंने जो बात कही अ, उसमें 2-3 बातें जो थी ख़ास वो स्वयं ही 10 बार बोल चुके हैं 10 मीटिंग में कि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सत्य लोगों के सामने लाया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में जो धांधली हुई, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जो एक्सटॉर्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जो गिव एंड टेक का मामला हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड में कई जगह मूर्ख बना के भी लोगों से पैसा लिया गया। इन तमाम बातों पे जब एक्शन लेने की बात आई, तो वो मौन रहे। तब वो जो पिटीशन फाइल हुई, कि साहब इन्होंने एक्सटॉर्शन में नहीं किया, ईडी सीबीआई का डर लगा के पैसा लिया। इन्होंने कई कंपनियों के ऊपर जो जिनकी दवाइयाँ खराब निकली, उनको बेल आउट किया, उनसे लिया। ये कई चीज़ें थी ऐसी जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी दुनिया के सामने आई। लेकिन उसमें सर्वोच्च न्यायालय मौन रहा। कई जगह पे महाराष्ट्र को लेके महाराष्ट्र की 2.5 साल की सरकार जिसे उन्होंने गैर कानूनी बोला था, वो गैर कानूनी सरकार 2.5 साल तक चलती रही। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये ऐसा कैसा हो सकता है कि आप किसी को सिम्बॉल दो और उसके नीचे लिखवा दो, सिगरेट की वार्निंग जैसा, ये सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए और सिगरेट बेच भी रहे हो, पी भी रहे हो। वैसा ही उन्होंने कहा
कि अजीत पवार सिंबल तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक डिक्लेरेशन दें कि ये न्यायालय की विचाराधीन है। हमारे देश में सिंबल क्यों रखते हैं? इसलिए कि हमारे देश में आज भी लोग अनपढ़ हैं, सिंबल के हिसाब से वो वोट देते हैं। तो इसका खामियाज़ा शरद पवार को भी भुगतना पड़ा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सामने कई ऐसे मामले जो उनकी आँखों के सामने हो रहे थे, वो सुओ मोटो ले सकते थे, वो भी नहीं लिए। खासकर चुनाव आयोग के मामले में जो बातें हो रही थी, उनको भी उन्होंने कहीं न कहीं नेगलेक्ट करने की बात की। उन्होंने जस्टिफाई किया कि मेरे यहाँ प्रधानमंत्री गणपति के लिए आए, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हर निजी बात डील नहीं होती। हम कहते हैं कि निजी बात डील नहीं होती, लेकिन फिर जो 1997 में जो आचार संहिता बनी थी सर्वोच्च न्यायालय के और हाई कोर्ट के जजों के लिए, कि उसको उनको अब एक अलूफ़नेस होती है, उनको अकेलापन में भी रहना पड़ता है, क्योंकि वो मुख्य न्यायाधीश है। मैं कई मुख्य न्यायाधीशों को जानता हूँ कि जो अपने परिवार से भी दूर रहते हैं। उन्होंने ही उदाहरण दिया कि जब इलाहाबाद में मैं मुख्य न्यायाधीश बना इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो कई लोग मुझे गले में हार पहनाने आए थे। मेरी पत्नी ने कहा भी कि ये गेंदे के फूल से तुम्हारा शर्ट खराब होता है। फिर भी मुझे हार इसलिए पहनाने बाद में मुझे पता पड़ा कि वो हार इसलिए पहनाने के लिए आते आते थे क्योंकि उनको फ़ोटो दिखानी थी कि वो मुख्य न्यायाधीश को जानते हैं। ये वाक़या उनका इस बात को रेखांकित करता है कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि फ़ोटो साथ में छपना या साथ में अपने जो मार्केट में जो मैसेज देना, वो यही होता है कि हम मुख्य न्यायाधीश को जानते हैं, हम आपका काम कर सकते हैं। ये वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये इसलिए वो सिर्फ़ फ़ोटो खींचने के लिए आते थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन आज जो मेरा सम्मान हुआ, विदाई सम्मान, वो मुझे दिल के करीब रहेगा। तो जब आपको पता है कि आपके साथ फ़ोटो खींचने वाले लोग हार पहनाने वाले लोग इसलिए आते हैं कि उनका उनको फ़ायदा उठाना होता है। तो प्रधानमंत्री जब वीडियो बना रहे थे और फ़ोटो खींच रहे थे, तब आपने क्यों नहीं सोचा कि इसका उपयोग भी एक जनमानस में एक संदेश देने के लिए होगा कि सरकार और मुख्य न्यायाधीश बहुत अच्छे संबंधों में हैं। कई ऐसी चीज़ें हुई कि जो अपेक्षाएँ थी, खासकर महाराष्ट्र के मसले को लेके सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से विफल रही। ये मुझे समझ में आया जो उनके इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में बुरी तरह से कई चीज़ें थी कि जो वो डिसीज़न ले सकते थे, कई केसेज़ थे पेंडिंग, पेगासस का मामला वो पड़ा हुआ है, रेफेल का मामला वो पड़ा हुआ है। कई देश के हित के मामले जो वाक़ई सरकार को कटघरे में खड़े कर सकते थे, उन मामलों को भी उठाना चाहिए था, वो अपेक्षा नहीं थी। वो नहीं हुआ। चंद्रचूड़ ने कुछ अच्छे काम किए, उन्होंने खासकर विकलांगों के लिए मानवता की दृष्टि से तो कुछ अच्छे काम किए, लेकिन एक संविधान के कस्टोडियन होने के नाते जो आशाएँ, अपेक्षाएँ उन्होंने अपने शुरुआती दौर में जगाई थी, लोगों का विश्वास था क्योंकि जहाँ विधायिका, कार्यपालिका बुरी तरह से चरमरा जाती हैं, ऐसे समय सबसे ज़्यादा जो अ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो न्यायपालिका पे थी। और न्यायपालिका पे सब बहुत ही दृष्टि से अच्छे दृष्टि से देख रहे थे, खासकर चंद्रचूड़ जी के बारे में। चंद्रचूड़ जी कहते हैं कि लोग बेरोज़गार हो जाएँगे, लेकिन चंद्रचूड़ जी जिन लोगों ने आपकी आलोचना की है, उन्हीं लोगों ने आपको कई बार सैल्यूट भी किए हैं। शायद आपको सैल्यूट उनके याद नहीं रहेंगे, आलोचना याद रहेगी। एक अच्छे इंसान को सैल्यूट भी और आलोचना भी याद रहनी पड़ती है। कई बार हम भी ट्रोल इसलिए होते थे कि अरे कल ही तुमने सैल्यूट किया था, तो 1 महीना पहले तुम सैल्यूट करते हो, अब आप मुख्य न्यायाधीश को गलत कहते हो। अच्छे निर्णय को हमेशा स्वागत रहेगा। जो गलत है, उसकी आलोचना होगी या जो गलत लगता है, एक सामान्य हम लोग न्याय के कानून के ज्ञाता नहीं। हम सामान्य इंसान के दृष्टिकोण से देखते हैं कि आपने जो निर्णय दिए, वो सामान्य जनमानस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यही न्यायपालिका का काम है और आपने भी कहा कई सामान्य जनता के लिए न्यायपालिका की बहुत अपेक्षाएँ थी। आपने कई बार न्याय तो दिया, लेकिन न्याय होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आप रिटायर्ड हो गए, आपसे अपेक्षा है कि आप एक ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो ऐसे ही आप गणेश पूजा हर साल करेंगे, तब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री तब आपके पास कितनी बार आते हैं। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपके हर गणपति में आना-जाना बरकरार रहा, तो लगेगा कि हम गलत थे। लेकिन अब आपके गणपति में आपके सिवा कोई नहीं आएगा, तो समझ जाइएगा कि वो एक मुख्य न्यायाधीश के यहाँ आए थे, ना कि चंद्रचूड़ जी के यहाँ। वो व्यक्तिगत मामला नहीं था, वो एक षड्यंत्र का हिस्सा था। कम से कम ऐसे तो हम मानते हैं।
आपको डिस्क्रेडिट करने का हिस्सा था। आप गलती मानने के बजाय आलोचकों को दुश्मन समझ बैठे। ये आलोचकों को भी बुरा लगा और आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। बेरोज़गार कोई होता नहीं, क्योंकि न्यायपालिका में आप गए, तो आपके बाद खन्ना साहब आएँगे, खन्ना साहब जाएँगे तो कोई और आएगा। न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीश का पद लगातार बना रहेगा, निर्णय होते रहेंगे, अच्छे निर्णय को सैल्यूट किया जाएगा। जो निर्णय लगेगा कि जनमानस के गले नहीं उतरा, उसकी आलोचना भी होगी। ट्रोलर बेरोज़गार नहीं होते, क्योंकि कोई ना कोई उस चेयर पे बैठा रहता है। किसी भी आपके आलोचक की आपके साथ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। ना आने वाले मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना नरेंद्र मोदी, अमित शाह या वर्तमान में जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ है। आलोचक तो विपक्ष की भी आलोचना करते हैं, सत्ता पक्ष की। लेकिन जब लोग बँटे ही हों, जब पत्रकार भी अपने आप को कांग्रेसी और बीजेपी समझने लगे, पत्रकार भी अपने आप को चंद्रचूड़ के और नॉन चंद्र दूसरी डॉबी के समझने लगे, तो फिर वो आलोचना नहीं होती, वो भटेती होती है या फिर जबरिया बदनाम करने की कोशिश होती है। आपको आने वाले भविष्य के लिए न्यूज़ लॉन्चर की तरफ से शुभकामनाएँ। मैं फिर कहता हूँ, आप अच्छे ज्ञाता हैं, आप अच्छे इंसान भी हैं। आपने कई विकलांगों के लिए जो डिसीज़न्स लिए, गरीबों के लिए कुछ डिसीज़न्स लिए, उसका हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन आपने जो कुछ बातें कही, जो न्यायाधीश को हमको लगता है न्यायाधीश को इससे दूर रहना चाहिए था, उसकी आलोचना भी करेंगे। आशा है कि आप बाकी बचा हुआ जीवन इसी न्यायपालिका में कानून की मदद करने में लगाएँगे, गरीबों की सहायता करेंगे या फिर हो सकता है कि किसी राजनीतिक दल को लगे कि आपके जैसा आदमी राज्यसभा में भी होना चाहिए, आपको राज्यपाल भी होना चाहिए, आपको कहीं और भी जाना चाहिए। वो ऑफ़र देंगे, लेना ना देना ये आपका काम है। लेकिन फिर अरुण जेटली के उन शब्दों को आखिर में मैं दोहराता हूँ। अरुण जेटली जी ने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद न्यायपालिका के न्यायाधीशों को जो पोस्टिंग दी जाती है, उसकी तुलना हमेशा उनने दिए हुए निर्णय के अनुसार करनी चाहिए। बाकी आप स्वयं ज्ञाता हैं। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएँ देते हुए आज मैं यहीं रुकता हूँ और मुझे लगता है कि आज आपने स्वयं ही अपने भाषण में कुछ ऐसी बातें कही, जिससे मुझे लगा कि आपकी छवि हिट हुई है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।